गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम अपना अगला लेसन देखते हैं, लेसन नंबर 6, जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक, इससे पहले हम खनिज और सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो सेलें बनी थी उनके ऊपर कौन सी भू आकृतिक प्रक्रियाएं हो रही है जिसके कारण उनका रूप बदल रहा है, यानी कि आगन्य से अवसादी चट्टान बन रही है, अवसादी से कायांतरित बन रही है। तो ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण ये चट्टानें परिवर्तित हो रही हैं। ठीक, तो हमें उनके बारे में पढ़ना है कि कौन सी भू आकृतिक प्रक्रियाएं हो रही हैं जिसके कारण आगन्य सेल है वो अवसादी चट्टान में बदल रही है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संकल्पनाएं दी थी, जिनमें कांट महोदय थे। ठीक, किसी ने बताया कि पृथ्वी है वो कि सूर्य एक बड़ा तारा था, उसके साथ एक और बड़ा तारा निकला उसके साथ से, जिससे गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का कुछ भाग उस तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण निकल गया। ठीक है, जिससे ये ग्रह बने। और हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो हमारी पृथ्वी भी सूर्य का से निकला हुआ ही भाग है। आगे चल के और विद्वानों ने कुछ और अवधारणाएं या परिकल्पनाएं दी। किसी ने बताया कि जो पृथ्वी है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से एक चपटी तस्तरी से बनी हुई है। ठीक, तो इस तरह से क्या है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संकल्पनाएं दी पृथ्वी के निर्माण या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी कैसे बनी ये भी हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो शुरू में इसका इन्वायरमेंट था वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ था। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं वो हल्की गैसें होती हैं। ठीक, तो कुछ सालों में ऐसी घटना तो हुई होगी जिसके कारण ये ऐसे ग्रह में बदल गई, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिलने लगी, पानी भी मिलने लगा। ठीक, और कोई ग्रह पे ऐसी गैस या पानी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं तो हुई होंगी। ठीक, तो आज से 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक, और जो ये प्रॉपर्टी है जो हमने पिछले लेसन में देखा था कि भूप्रपट्टी, मेंटल और करोड़, यानी कि जो इसके खनिज यानी कि जो तत्व हैं उनके आधार पे जो हल्के तत्व हैं वो ऊपर रह गए, जैसे सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक, और जो भारी पदार्थ हैं वो नीचे बैठ गए, जैसे निकिल और लोहा, जो करोड़ इन्हीं से बना हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि भूप्रपट्टी पे प्लेट कैसे गति करती हैं, प्लेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्लेटों में गति किसके कारण थी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ और किसके कारण, संवहनीय धाराओं के कारण प्लेटों में क्या था, संचलन था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन सी भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक, ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है, कैसे फटता है, और लावा कहाँ से आता है, मैग्मा किसको बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा भूप्रपट्टी का निर्माण करने वाले खनिज कौन से हैं, शैल कौन सी हैं, उनके बारे में भी हमें पता चल गया। उसके बाद अब हमें आगे पढ़ना है कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं, ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो भू आकृति का निर्माण कर रही हैं। ठीक, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन एक यहाँ उठता है कि धरातल असमतल क्यों है। ये तो तुम्हारे दिमाग में भी आता होगा कि कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे मैदान है, कहीं पे पठार है, कहीं पे द्वीप समूह है। ऐसा क्यों है, सभी जगह पर्वत क्यों नहीं है, सभी जगह मैदान क्यों नहीं है, सभी जगह पे पठार क्यों नहीं है। ऐसे क्या कारण है जिनके कारण ये अलग अलग भू आकृति हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो हमें उसी के बारे में पढ़ना है अभी इसमें कि ये धरातल है ये असमतल क्यों है। तो भूप्रपट्टी है वो गत्यात्मक है, यानी कि प्लेट है वो गति करती हैं। ठीक है, ये स्थिर नहीं है। अब ये गति भी पढ़ी थी हमने, गति 2 टाइप की थी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है,
जिसमें हम अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित शैलों के उसमें पढ़े थे हमने प्लेटों के बारे में। तो हमें उसकी गति भी देखनी है कि ये गति कैसे होती है। ठीक, तो प्लेटों में गति कैसे होती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न संवहनीय धाराओं और रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण। ठीक, तो अब देखते हैं कि जो भूपर्पट्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बल हैं उनमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण कहीं पे क्या है पर्वत, कहीं पे पठार, कहीं पे मैदान। हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि प्लेटें गति करती हैं। जब प्लेटें टकराती हैं तो पर्वत का निर्माण या पठार का निर्माण होता है, और जब प्लेटें टकरा के नीचे की तरफ चली जाती हैं तो भ्रंश या खाई का निर्माण होता है। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे दो बलों के बारे में ही पढ़ना है, आंतरिक बल और बाह्य बल, जिनसे हमारी भूआकृति का निर्माण होता है। ठीक है, तो धरातल असमतल क्यों है? क्योंकि भूपर्पट्टी का निर्माण करने वाले जो पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बल हैं उनमें अंतर है, यानी कि ज़्यादा अगर प्लेटें एक ही जगह पे टकराएंगी बार बार तो वो भाग ऊंचा उठ रहा है। ठीक है, तो उसने क्या ले लिया? पर्वत का रूप ले लिया। अगर प्लेटों में कोई टकराव नहीं है, ठीक, प्लेटें एक दूसरे के आसपास से निकल जा रही हैं, तो मैदान है या धरातल है वो थोड़ा सा नीचा मिलेगा, यानी कि पठार हो गया या तुम्हारा क्या हो गया? मैदान का निर्माण हो गया। अगर प्लेटें एक दूसरे से के नीचे धंस रही हैं, ठीक है, टकरा रही हैं और नीचे की तरफ ही धंस रही हैं, तो क्या है? भ्रंश या खाई का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? आंतरिक बल है। ठीक, अब कुछ पृथ्वी का जो हमें स्थल मंडल दिखाई देता है, ऊपरी भाग दिखाई देता है भूपर्पट्टी, तो हम देखते हैं कि जो पर्वत हैं वो भी धीरे धीरे उनका भी अपर्दन हो रहा है। ठीक है, पठार हैं उनका भी अपर्दन हो रहा है। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो इनको क्या कर रहे हैं? अपर्दित कर रहे हैं। तो वो क्या हो गए? बाह्य कारक हो गए। तो हमें इनमें देखना है अंतर कि आंतरिक कारक कौन से हैं और बाह्य कारक कौन से हैं, उनके क्या क्या काम हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बाह्य बल हैं उनको क्या बोला जाता है? बहिर्जनित बल। ठीक है, या एक्सोजेनिक बल। और जो आंतरिक बल है उनको क्या बोला जाता है? अंतर्जनित बल या आंतरिक बल। ठीक है, एंडोजेनिक बल। ठीक है, बहिर्जनित बलों की क्रियाओं का परिणाम क्या क्या है? उभरी हुई भूआकृतियों का विघर्षण, यानी कि जो बाह्य बल हैं जिनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? वायु द्वारा अपर्दन, ठीक है, और हिमनदी द्वारा अपर्दन, जल के द्वारा अपर्दन, समुद्री लहरों के द्वारा अपर्दन, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है? पवन के द्वारा अपर्दन। तो बहिर्जनित बलों में इनके कारक हैं ये, इनके परिणाम क्या हैं? कि जो उभरी हुई भूआकृति हैं उनका विघर्षण, यानी कि उनका अपर्दन। जैसे अरावली पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है। अब जो अरावली की पहाड़ियाँ तुम्हें दिखाई दे रही हैं वो बिल्कुल अपर्दित है। अपर्दित कैसे? कि उनकी चोटी है वो बिल्कुल ऊपर से कैसी हो गई है? ऐसे हो गई है, बिल्कुल समतल ऐसे। ठीक है, नहीं तो चोटी ऐसी नुकीली होती हैं, जैसे हिमालय की चोटी है वो बिल्कुल ऐसे नुकीली हैं, यानी कि उनका अभी इतना अपर्दन नहीं हुआ है। जो अरावली हैं उनका चोटियाँ ऐसे हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्या है? अपर्दन का परिणाम है। अब आगे देखते हैं, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को क्या बोला जाता है? तल संतुलन। ठीक है, तल संतुलन। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से जो उच्चावच किसको बोलेंगे? ऊंचा और नीचा भाग। ये हमने इंडिया वाली बुक में जब पढ़ा था सेकंड लेसन, उसमें हमने पढ़ा था उच्चावच किसे कहते हैं, यानी कि ऊंचा भाग और नीचा भाग। ऊंचा भाग यानी कि पर्वत पठार, नीचा यानी कि मैदान। ठीक है, उच्चावच के मध्य क्या है? अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को क्या है? ऊपर उठाती हैं, यानी कि प्लेटें जब टकराएंगी तो क्या होगा कि पर्वत है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। जैसे कि अभी बोलते हैं कि हिमालय है उसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, यानी कि हिमालय की जो ऊंची चोटी है एवरेस्ट,
उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी, वो अब बढ़कर 8,850 भी बता रहे हैं। और धीरे धीरे इसकी ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका रीजन क्या है कि जो अंतर्जनित क्रियाएं हैं, यानी कि जो प्लेटों का टकराव है वो हो रहा है, जिसके कारण हिमालय क्या है, धीरे धीरे अब भी ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है और उसका निर्माण इस और जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक, बहिर्जनिक प्रक्रियाओं में क्या होगा कि नदी द्वारा अपर्दन कैसे हो रहा है, वायु द्वारा कैसे हो रहा है, हिमनद द्वारा कैसे अपर्दन हो रहा है। ठीक है, बहिर्जनिक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को क्या कर देती हैं, बराबर करने में असफल हो जाती हैं। यानी कि जितना तेजी से आंतरिक बल काम करता है उतना तेजी से क्या है, बाह्य जो कारक हैं वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, उनका अपर्दन उतना तेजी से नहीं हो पाता। जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी अचानक फटा, ठंडा हो गया लावा, वहाँ पे पर्वत बन गया। ठीक है, तो उसी इतनी ही जल्दी क्या है कि तुम्हारा जो उस पे मान लो नदी भी बह रही है, हवा है उसके द्वारा भी अपर्दन हो रहा है, हिम नदी के द्वारा भी हो रहा है, समुद्री लहरों के द्वारा भी उस चट्टान का अपर्दन हो रहा है। तो वो जल्दी उसको क्या है, समतल नहीं कर पाएगी, उसको टाइम लगेगा समतल करने में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है अंतर्जनित और बहिर्जनित इनमें बलों में। अब देखो, बहिर्जनित और अंतर्जनित बल हैं वो विरोधात्मक कार्य करते हैं। ठीक, सामान्यतः अंतर्जनित बल है वो भूआकृति का निर्माण करते हैं और बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं वो भूमि के विघर्षण बल होती हैं, यानी कि वो उनका अपर्दन करती हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अपर्दन, अंतर्जनित कारक और बाह्यजनित कारक या बाह्यजनित बल। ठीक, तो भूआकृतिक प्रक्रियाएं अब कैसे कैसे होती हैं वो देखना है हमें। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को क्या बोला जाता है, भूआकृतिक प्रक्रियाएं। धरातल के पदार्थों पे अंतर्जनित जो बल हैं और बहिर्जनित बल हैं उनके द्वारा धरातल का जो विन्यास है, धरातल का जो स्वरूप है, उसमें परिवर्तन को क्या बोला जाता है, भूआकृतिक प्रक्रिया। इसमें कौन कौन सा है, पटल विरूपण, पटल विरूपण में क्या क्या आएगा तुम्हारा, प्लेट विवर्तनिकी आएगा, इसमें भूकंप भी आएगा, इसमें ज्वालामुखी भी आएगा। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं कि इसमें आएंगी, पटल विरूपण में आएंगी। पटल विरूपण का मतलब कि जो ऊपरी धरातल है उसका स्वरूप बदल जाना। ठीक, ज्वालामुखीयता यानी कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी क्या है, धरातल का स्वरूप क्या है, बदल गया। कि पहले वहाँ पे समतल मैदान था, अचानक से ज्वालामुखी लावा का विस्फोट हुआ और वहाँ पे क्या हो गया, मैदान, यहाँ पे पर्वत बन गया या तो पठार बन गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, रूप, भूतल का विन्यास है वो बदल गया। आगे क्या है, उसके बाद क्या है, जैसे ही ये सब चीज़ें बन जाती हैं, मान लो पर्वत बन गया, उसके बाद उस पर अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण और वृत्तक्षरण, ये प्रक्रियाएं धीरे धीरे काम करना शुरू करती हैं। इनके कारक कौन कौन से हैं, कारक क्या होता है किसी कार्य को करने वाला, तो अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के कारक कौन कौन से हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह पे बहता हुआ जल, ठीक है, वायु, ठीक, और क्या, हिमानी, समुद्री लहरें, ठीक है, पवन, ये सब क्या हैं, अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण के क्या हैं, बाह्य कारक हैं। देखो, प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण करते हैं, यानी कि उनको अपने साथ बहा के ले जाने की उनमें क्या होती है, क्षमता होती है, परिवहन करने में उनको सक्षम होते हैं। जैसे कोई चट्टान है, नदी वहाँ से बह रही है, उस चट्टान का धीरे धीरे क्या करेगी, अपर्दन करेगी और उसका जो कीचड़ है, मलबा है, गाद है, उसको अपने साथ बहा के लेके जाएगी। ठीक, उसका बाद में क्या करेगी, आगे जाके निक्षेपण करेगी। तो जहाँ पे अपर्दन हुआ वहाँ पे भी कुछ स्थल रूप बनेगा और जहाँ पे उसको निक्षेपित करेगी वहाँ पे भी कुछ नया स्थल रूप बनेगा। उसके बारे में हम आगे अगले लेसन में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी आकृतियाँ हैं जो अपर्दन से बनती हैं, कौन सी ऐसी हैं जो निक्षेपण से बनती हैं। उसके बाद देखो,
प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, हवा, लहर, धारा जो धरातल के पदार्थों को हटाती है, अपने साथ ले जाती है और फिर क्या करती है, उनको निक्षेपित करती है। उसके बाद क्या है, दूसरा कारक क्या है, पहला तो क्या हो गया, ये बाहरी कारक हैं जो ये। दूसरा क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण। ढाल के सारे सभी पदार्थ गतिशील होते हैं। ये तुम भी देखते हो कि कोई पहाड़ी है, उसके ऊपर से मान लो मलबा बह के भूस्खलन होता है जैसे, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक, धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है और अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों और ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। ठीक, उसके आगे क्या है, भूतल के सभी पदार्थों का क्या कर देता है, संचलन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है और बाह्य कारक है। अब अंतर्जनित क्रियाएं देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। अंतर्जनित प्रक्रियाएं हमने देखी पहले भी। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भूआकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ से आती है, उसकी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, रेडियोधर्मी क्रियाओं से, घूर्णन से, ज्वारीय घर्षण से और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकलने वाले ऊष्मा प्रवाह से ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपरपट्टी की मोटाई और दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते। ठीक है, अब पटल विरूपण क्या होता है, वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपरपट्टी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं। संचलित यानी कि उनमें गति देती हैं, उत्थापित यानी कि उसको ऊपर उठाती है या नीचे दसती है, और निर्मित यानी कि निर्माण करती है, पटल विरूपण के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या क्या होगा, तीक्ष्ण वलन के माध्यम से पर्वत निर्माण। ठीक है, पर्वत का निर्माण कैसे होता है कि प्लेटों के टकराव से, तथा भूपरपट्टी पर लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनी क्रियाएं। ठीक, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन और विकृति में संलग्न महाद्वीप की रचना। ठीक है, हमने महाद्वीपों का विस्थापन भी पढ़ा। उसके बाद क्या है, भूकंप। उसके बाद क्या है, प्लेट के क्षैतिज संचलन करने के कारण प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका। ठीक है, तो ये सब क्रियाएं किस में आएंगी, पटल विरूपण में आएंगी। उसके बाद अगला क्या है, पर्वतनी क्या है, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीपीय रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। भूकंप एवं प्लेटें विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूपरपट्टी के में भ्रंश और विभंग हो सकता है। भ्रंश क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनके बीच में क्या है, दरार बन जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, भ्रंश। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन और तापमान में क्या आता है, परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, सेलों का कायांतरण। हमने कायांतरित सेलें पढ़ी थी। ठीक है, उनमें परिवर्तन, अवसादी या अग्न्य चट्टानों में परिवर्तन दबाव, आयतन और तापमान के कारण था, जिससे क्या था, कायांतरित सेल का निर्माण हो रहा था। ठीक है, तो वो जब ये भूकंप या प्लेट विवर्तनिकी या विभंग या भ्रंश की प्रक्रिया होती है तो इन सब में क्या होता है, परिवर्तन होता है और शैलें हैं वो उनका रूप बदल जाता है। ठीक है, अगला क्या है, ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत क्या होता है, पिघली हुई शैल या लावा भूतल की ओर संचलन करते हैं। ठीक है, और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ज्वालामुखी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ज्वालामुखी जो उद्गार है, जो दुर्बलता मंडल है 700 किलोमीटर की गहराई पे, वहाँ पे लावा मिलता है। जब तक ये लावा पृथ्वी के अंदर रहता है वो मैग्मा कहलाता है। जैसे ही ये धरातल के ऊपर आ जाता है तो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। ठीक है, उससे बनने वाले स्थल रूप भी पढ़े थे हमने, आंतरिक स्थल रूप और बाह्य स्थल रूप, जिनमें हमने लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, सिल, डाइक, ये क्या थे, ज्वालामुखी की आंतरिक स्थलाकृति थी, और बाह्य स्थलाकृतियों में क्या था, क्रेटर और काल्डेरा। ठीक है, ये क्या थे, ज्वालामुखी के बाह्य स्थल रूप थे।
तो हमें यहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद हम बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं वो अगले उसमें पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।